नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले सभी को बधाई जो लोग रिटर्न में क्वालिफाई किए हैं। मैं जनरली वीडियो बनाता हूँ किसी न किसी सब्जेक्ट के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के सब्जेक्ट पे। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस सब्जेक्ट पे भी बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का रेस्पेक्ट, आप लोगों का सम्मान जो आप लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और मैंने हमेशा कोशिश किया है लोगों का जितना हम हेल्प कर सके, हेल्प की करें हम। और मुझे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर हमको जरा वाइवा वॉइस के बारे में हमको गाइड कराएं। तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है वाइवा वॉइस की, लेकिन मुझे देखा है कि थोड़ा सा जानकारी जो मुझे है वो मैं देता हूँ तो लोगों को वो अच्छा लग रहा है कि चलो हमको कुछ तो मिला। तो इतना लोगों ने मुझे बोला है तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, क्योंकि नहीं बनाऊंगा तो लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज रहेंगे, तो मेरे बनाने से शायद थोड़ा उनको एक रास्ता मिले। और जो मेरा नॉलेज है, तो एक तो बता दूं मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ मैंने दो इंटरव्यू फेस किए थे। एक एलडीसी का इंटरव्यू फेस किया, एक रैंकर का फेस किया था। और उसके अलावा मैंने कुछ इंटरव्यू खुद डील किए। मैंने खुद इंटरव्यू हमारे यहाँ पे अहमदाबाद रीजन में टीसी का के लिए सिलेक्शन था, जिसमें मैं एज ए इंटरव्यू मेंबर था, कमिटी मेंबर था। इसके अलावा एक टेकमेंट में भी था। तो एज ए हम इंटरव्यू करते हैं, और जैसे इंटरव्यू होता है तो उसमें कुछ चीजें जो मैं समझने की कोशिश की, तो मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले तो मैं एक दो बातें करूंगा जो कॉन्ट्राडिक्टरी। पहली बात तो लोग बोला मैं क्या पढ़ाई करे, हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो उसमें पहली एक जो एक बात है बिल्कुल अपोजिट, वो ये है कि कुछ मत पढ़ाई कीजिए। बहुत आपने पढ़ लिया। और पहले मैंने पहले भी बोला था कि रिटर्न एग्जाम पढ़ाई जो होती है रिटर्न एग्जाम से पहले होती है, और उसके लिए मैंने एक लंबी लिस्ट बनाई थी जो मेरे एक वीडियो में है, कि आपको सारे आईआरएम, सारे मास्टर सर्कुलर, सारे रेलवे बोर्ड के सर्कुलर जितने आप पढ़ सकते हो, जितना आप समझ सकते हो समझ लीजिए, रिटर्न एग्जाम उससे दीजिए। तो आपका 90% काम आप कर चुके हैं। जो भी मार्क्स आए आपके, कम ज्यादा हो सकता है, तो आप कर चुके हैं। और अब वापिस वही चीज पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो है आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो एबिलिटी है, वो सामने आ चुकी है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी एबिलिटी ज्यादा थी, कई क्वेश्चन गलत हो गए, सबके साथ ऐसा होता है, कोई बात नहीं, जितने नंबर आए आपके। लेकिन मेरा एक तो मानना है कि पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने सबसे पहले 2011 में मैंने एलडीसी दिया था। एलडीसी चूंकि मेरिट पे होता है, तो मुझे काफी उम्मीद थी और मैंने काफी तैयारी की इंटरव्यू के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं शायद नेक्स्ट मेरा ही था, 5 वैकेंसी, छठा वैकेंसी पोस्ट मेरा था, छठा मतलब 3 नंबर से मिल गया था। कोई बात नहीं, जो होना था हुआ। और उसके बाद रैंकर एग्जाम था, ये आपने अभी जो दिया है। और उस एग्जाम में मैं काफी जूनियर था। कुछ शायद मेरे ख्याल से 3 वैकेंसी थी, 13 लोग पास हुए, तो शायद मैं 12 13 भी कहीं कर रहा था। एक मैं पर्सनल बात शेयर करूंगा आपसे, कि जब मेरा एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई हुआ मुझे खुशी हुई, और मैंने रैंकर एग्जाम इसलिए दिया था और मेहनत को भी इसलिए की थी, मैं चाहता था कि पीछे एलडीसी में मैं अपने को कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। क्योंकि अभी जैसे कई लोग एग्जाम दिए हैं, मालूम है हमको रिटर्न हमारी सीनियरिटी नहीं आ रही है, लेकिन पीछे एलडीसी है, तो आप जब तैयारी करते हैं तो आपका एक स्टैंड होना चाहिए पूरे जोनल लेवल में, टॉप 10 में, टॉप 20 में। नहीं तो आप अगर स्टैंड ही आप 100 पे आ रहे हो, तो फिर आपके चांसेस एलडीसी में है नहीं। तो ये कैलकुलेशन में आपको पढ़ाई करनी है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ पूरे वेस्टर्न रेलवे में। ठीक है, आप किसी वजह से आप एक बार सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आप सेकंड टाइम होते हैं, थर्ड टाइम होते हैं। लेकिन आप स्टैंड ही 100 200 पे कर रहे हैं, तो फिर तो मुझे लगता नहीं कि चांस बहुत कम हो जाता है उसमें। तो उसी के हिसाब से मैंने काफी मेहनत की, काफी अच्छा लिखा एग्जाम रैंकर का, और मैं क्वालिफाई कर गया। तो मैंने अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने अपनी मदर को बोला कि मदर, मम्मी मैं पास हो गया हूँ, और रैंकर है, मम्मी को भी जानती थी रेलवे के बारे में। तो मैंने उनको बोला कि आप ज्यादा खुश मत होइए, ये सिर्फ रैंकर है, वो सिर्फ मैंने क्वालिफाई किया है 60%, और यहाँ जो पैनल बनता है वो सीनियरिटी से बनता है। तो इसलिए मेरा चांस नहीं है, मैंने एग्जाम दिया था। मुझे खुशी की बात है कि मैंने कुछ क्वालिफाई किया, कुछ सर्टेन लोगों में मेरा नाम आ गया है टॉप, मतलब जो शायद 13 लोग तो पूरे वेस्टर्न रेलवे में टॉप 30 में मेरा नाम है। एक अच्छी बात है, उस हिसाब से खुशी की बात। तो मेरी मम्मी ने क्या बोला आपको मालूम है? मुझे अच्छी लगी बात वो भी तक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज बात शायद आप लोगों को भी मोटिवेट करे। उन्होंने ये बोला था कि कोई बात नहीं, तुम पास हो गए, ठीक है, तुम्हारा जो सोचना सोचो, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरा तो एपीओ बन जाए। और प्रार्थना उन्होंने की। और एक दिन मुझे फोन आता है डिप्टी सीपीओ गजेटेड का, कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सेलेक्टेड एज एपीओ। ये होता है। ये बात बताने के पीछे रीजन ये है कि आप जितने भी लोगों ने रिटर्न क्वालिफाई किया है, पैनल एज पर सीनियरिटी से होता है।
प्लीज या ना सोचें कि मेरा रैंक नाम कम है। हमारे टाइम में तो मार्क्स नहीं पता चलते थे, लेकिन अभी मार्क्स पता चलते हैं। लेकिन कोई बात, कभी भी विधि का क्या विधान है हमको नहीं पता है। तो हमेशा मैंने पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए बात की है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपका नंबर आ सकता है। तो हमेशा ये सोचिए, पॉजिटिव सोचिए कि मैं, दुनिया कुछ भी बोले, शायद मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। ऊपर वाले की मर्जी रही तो सब कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहिए कि हाँ यार मेरा हो सकता है। अब आता है सिलेक्शन के ऊपर, तो मैं एक सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम जब इंटरव्यू देने जाएं तो हमारा जो प्रेजेंस होना चाहिए वो एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, वाइब होना चाहिए कि एक तो मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूंगा कि एक धोनी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जो हमारे क्रिकेटर कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने एक बात बोली थी, बड़ी अच्छी लगी थी कि उनसे पूछा गया कि आप बड़े टेंशन फ्री रहते हैं, गेम के दौरान भी बिल्कुल टेंशन रहती है, क्या रीजन है आप सक्सेसफुल रहते हैं। उन्होंने एक बात अच्छी बोली जो मैं बोलना चाहूंगा आप सबको। उन्होंने कहा कि लोग जो है रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि हम हारेंगे जीतेंगे। ऐसे ही मेरे ख्याल से अभी काफी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सब लोग सोचते हैं कि मैं एपी बनूंगा, मेरा तो सीरियट में नाम कम है, मेरा 80% मार्क्स आ गए, अब पता नहीं सीआर में क्या रहेगा। तो मैं उनके लिए, सबके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा। आप, धोनी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, धोनी जी ने, कि रिजल्ट पे दिमाग से निकाल दीजिए। जो होना है, जो विधि का विधान है वो होगा, सब अच्छा ही होगा। कुछ ना कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमारा काम सिर्फ है, उन्होंने कहा था धोनी ने, कि आप प्रोसेस पे लोग तैयारी नहीं करते। तो अभी इंटरव्यू है तो आपको सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस करना है कि इंटरव्यू क्या करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले भी, कि आप जब एग्जाम तैयारी करो, जैसे एपीओ अगर बनना है तो रिटर्न एग्जाम से पहले मेहनत करो। 3 महीने क्यों, 3 साल से करो, 6 साल से करो। वो क्यों नहीं कर रहे, फिर हम लास्ट में बोलते हैं अरे सर। तो मेरा अभी भी मानना है कि जो सीरियसली एपीओ बनना चाहते हैं, तो आपको एलडीसी की तैयारी कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये नहीं कि हमारे इसमें होगा नहीं, हो हमारा काम सिर्फ एफर्ट्स करना है, पढ़ना है, बाकी छोड़ दीजिए। हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और कुछ कमी है तो उसको दूर कीजिए, कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहिए, कमियां हैं दूर कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू की बात करते हैं, मैंने थोड़ी बात कर दी। तो जैसे मैंने बताया कि प्लीज सब लोग रिजल्ट पे दिमाग निकालिए, टेंशन रहेगा खोटा खोटा। आप सिर्फ फोकस कीजिए कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए मैं अच्छे से जवाब दूं उनको। मेरा इंटरव्यू, जो इंटरव्यू करने वाले होते हैं कई बार आपसे इंप्रेस होते हैं। मैंने अभी वजह से बताया कि मैं भी इंटरव्यू लिया था मैंने, तो सामने जो अच्छे लोग आते हैं, अच्छा जवाब देते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो वो चीज के हिसाब से आपको बस ये सोचिए कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए और अच्छे से बात करूं। और मैं अभी बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि आप अच्छे से कपड़े, ड्रेस, अच्छे वेल ड्रेसअप होके जाइए, अच्छे शूज वगैरह पहन के। आपके ऊपर जो प्रेजेंस दिखना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी, वो एक अच्छा सा दिखना चाहिए। चेहरे पे स्माइल रखिएगा, स्माइल, क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो, स्माइल आपका होना चाहिए। एक बात बोलूंगा कि नर्वस मत होइए। बोलना बहुत आसान है, नर्वसनेस आ जाती है, इसलिए जो पहली बार दे रहे जा रहे हैं बहुत नर्वस आती है। उसका भी सोल्यूशन मैं बताता हूँ। जनरली इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू में जो इंटरव्यू करने वाले होते हैं काफी मेच्योर होते हैं लोग, और एसएजी एचएजी के ऑफिसर होते हैं, तो उनको भी मालूम है नर्वसनेस है। तो आपके नर्वसनेस ने वो चीज आपको समझ में आता है उनको भी। और वो कोशिश करते हैं, शुरू में कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आपका नाम क्या है, क्या काम करते हो। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन से अब आपकी नर्वसनेस, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आप कुछ दिन फिर भूल भी जाते हो कि कहाँ नर्वसनेस था, फिर क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना जो ड्रेस अप जो है बिल्कुल अच्छा से रखिए, प्रेजेंट में अच्छे रहिए। और जैसे मैंने पूछा था, जैसे आप जाते हैं आपको फॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपका नर्वसनेस कम हो जाए। वो भी जानते हैं कि एग्जाम है, थोड़ा नर्वसनेस होती है, स्टेट का एग्जाम है, और आदमी सीधा ग्रुप बी जाए, बनेगा नहीं बनेगा, इतना है तो थोड़ा नर्वस हो जाएगा। तो वो कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें जो मैं बताना चाह रहा था कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आपसे पूछते हैं आप क्या सब्जेक्ट डील कर रहे हैं, या क्या क्या सब्जेक्ट आपने अभी तक डील किए। तो आपने क्या क्या सब्जेक्ट डील किए आपसे बात करेंगे वो। उसमें आपको जो जो आपके सब्जेक्ट डील किए आपको बताना है। लेकिन मेरा इसमें यह है कि थोड़ा सा आपको गूगली खेलना है कि आपने जो सब्जेक्ट, मान लीजिए आपने 3-4 सेक्शन, 5 सेक्शन, 10 सेक्शन काम किया है, आप, मेरे सजेशन है कि वही सब्जेक्ट बताएं जिस पे आपको अच्छा कंट्रोल है। क्योंकि आप जो सब्जेक्ट सेक्शन डील करते बताएंगे उसी में ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो मान लीजिए आपने 4 सेक्शन या 5 सेक्शन में काम किया हो, एक सेक्शन में आपने एक आध साल ही काम किया, कम काम किया, और आपको सेक्शन का सब्जेक्ट ज्यादा समझ में नहीं आया, तो मेरा एक सजेशन है कि आप सब्जेक्ट का नाम मत लीजिए। आपको जो सब्जेक्ट, जिस सेक्शन में आपने काम किए हैं, जो अच्छे से काम किए, जिनका नॉलेज अच्छा है, वही सब्जेक्ट बताइए। दूसरा, लास्ट अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं, जो भी अभी लास्ट आपको डीलिंग है एग्जाम से पहले,
वो आप जरूर बताने पड़ेगा आपको, खैर हो तो उस सब्जेक्ट में आप क्या डील करते थे। अगर आप वेलफेयर इंस्पेक्टर तो वेलफेयर से संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे, विजिलेंस है तो विजिलेंस में रहेंगे, आप पीआरटी करते हैं तो पीआरटी में रहेंगे, डीआर में तो डीआर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरली आपको जो लास्ट है वो आप पे उस पर आपकी जो क्या डीलिंग करते हैं उसमें आप थोड़ा डिटेल्स में आप उसको एग्जामिन कर लीजिए। और जो एक बात बोलना चाहूंगा आपको कि वहां जाके बिल्कुल घबराए नहीं कि मुझे क्वेश्चन आता नहीं। जो प्रेजेंस मैंने कहा ना, चेहरे पे स्माइल रखिए, जो पूछ रहे हैं आपको। तो मैं दो तीन बातें बोलूंगा। एक तो आपको क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो या तो क्वेश्चन आता है नहीं आता, दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। कई लोग मैं देखता कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन आता ही नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से आपकी स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको या तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आता है तो उसको अच्छे से बताइए। और ये नहीं कि कई लोग बोलते हैं बहुत कम बोलिए ज्यादा मत बोलिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपको आता है तो आप उसको अच्छे से समझाइए उनको क्या है, उससे आपकी पर्सनालिटी खिलती है। हाँ, इस बंदे में नॉलेज है। और आपको नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, सबको मना कर दीजिए कि सर सॉरी, मुझे क्वेश्चन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और जितनी जो जानकारी है आपकी उसके बारे में बताइए। और मैं बता दूं आपकी, जो जानकारी आप दोगे वहां पे उसी जानकारी से अगले क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर एक तो गलत जानकारी देने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहां जो अधिकारी बैठे हैं उनको सही जानकारी है, तो आपकी गलत जानकारी पकड़ी जाएगी। उनको गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। जो आपको जानकारी है वही दीजिए और सही जानकारी दीजिए। सही जानकारी अगर है नहीं है तो बोलिए सॉरी मुझे इस बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, या बोलिए सर मुझे थोड़ी सी जानकारी शायद ऐसा कुछ है। लेकिन बोल दीजिए, आप छुपाइए मत कि सर आपको आता नहीं है, लेकिन आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मुझे आता है। जो नहीं आता है, जो भी है फैक्चुअल पोजीशन है, सच बोलिए उनसे। और बिल्कुल स्पष्ट वक्ता जैसे होता है ना, स्पष्ट जो है सच बोलिए आपको। और रिजल्ट के हिसाब से बताइए। आप देखिए कि भाई मेरा जो है मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा जो परफॉर्मेंस है सही जाए, उनको लगे कि ईमानदार बंदा बैठा हुआ जो सच बोल रहा है। उसके बाद आप जो अपना ड्यूटी लिस्ट बताएंगे, जो काम बताएंगे किस सब्जेक्ट में, तो आप अगर चाहे तो अपने अचीवमेंट को बताने की कैसे भी करके उसमें लाने की कोशिश कीजिए। आपने कोई अच्छे अचीवमेंट किए हैं, कुछ अच्छा काम किया है, जैसे आजकल रिसेंटली अपग्रेडेशन चल रहा है, या कभी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ तो कुछ काम में आपको अवार्ड मिला है, तो कैसे भी तरह जब क्वेश्चन पूछा तो उसमें कैसे भी उस चीज को अपने अचीवमेंट बताने की कोशिश की कि ये मैंने किया है। जैसे मैं बिजनेस में था तो जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने कोशिश की कि बिजनेस की के बारे में पूछा, और लकीली उन्होंने पूछा भी। और फिर विजिलेंस में मैंने काफी अचीवमेंट किए थे, काफी हमने रिकवरी की। कई गलत सिस्टम चल रहा था हमने, ठीक है, तो मैंने सारी बातें उनको बताई तो उनको चीज अच्छी लगी। तो अपने अचीवमेंट को जरूर उसमें बताइए कि आपने क्या अचीव किया है। और इसके बाद एक बात मैं बताऊंगा कमेटी के मेंबर के बारे में। थोड़ा मैं इसमें डिटेल बताना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि कमेटी क्या रहेगी, कौन रहेगी। तो एक तो जनरली मेरे हिसाब से पीसीबीओ रहेंगे आपकी कमेटी मेंबर में, और एक एफएनसीओ जनरल रहते हैं, और बाकी मेंबर अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। तो मेंबर्स के बारे में एक बता दूं कि मेंबर्स काफी मैच्योर होते हैं, काफी सीनियर एसएजी एचएजी के ऑफिसर थे, काफी मैच्योर होते हैं। तो आप उनको गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, उनको सब मालूम है। और काफी सपोर्टिव रहते हैं। कोई भी इंटरव्यू, जैसे मैंने भी इंटरव्यू किया था, तो हमारा क्वेश्चन ये हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि हम ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आपको नहीं आता। कभी ऐसा किसी इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो वो जनरल एक देखते हैं। एक तो मैं बता दूं, आपने जो एग्जाम दिया है तो आपकी जो भी वहां पे मार्क्स हैं उससे पता चलता है कि सामने वाले के कितने मार्क्स हैं, क्या कैपेबिलिटी है। वो जस्ट क्रॉस चेक करते हैं कि क्या है। तो बहुत ज्यादा वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप क्वेश्चन नहीं है। वो नॉर्मल एक जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी जनरल क्वेश्चन में जैसे जनरल इंटेलिजेंस आपकी कितनी है। तो उसमें बहुत घबराइए मत, आराम से आप नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बहुत खराब क्वेश्चन या जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन कि आपको नहीं आया, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल से। वो आप उसमें आप बता दीजिए आराम से, मालूम है बताइए, नहीं मालूम मत बताइए, लेकिन वहां झूठ मत बोलिए, जो सच मालूम है बताइए इसमें। और पूरा वो आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस भी होते हैं तो वो फॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, फिर धीरे से बात करते हैं। और वो भी कई बार मैंने देखा है कि कई बार ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन में वो भी ऐसा बातें करेंगे जैसे वो आपके साथ जैसे फ्रेंडली माहौल में आपसे बात कर रहे हैं। तो इंटरव्यू जो लेते हैं जनरली बहुत अच्छे मैच्योर होते हैं। तो आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा अपने ही लोगों के साथ बैठे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसा ही फील होता है। और जनरली उनका नेचर भी ऐसा होता है, जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं बिल्कुल सपोर्टिंग नेचर आपके साथ मिलेंगे, ऐसे फ्रेंडली बात करते हैं कि हाँ हाँ, ठीक है, आपने कुछ बोला, हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। तो बिल्कुल इंटरव्यू से घबराइए मत, बड़ा फ्रेंडली और बड़ा अच्छा नेचर होता है। और एक जनरल इंटेलिजेंस बात करते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपको कितना एस्टेब्लिशमेंट का नॉलेज है वो ऑलरेडी आपको एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम पूछ चुके हैं। वापस वही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ये बताओ बताओ, मतलब नहीं इस चीज से, क्योंकि पूछ ही चुके हैं। लेकिन वो जनरल इंटेलिजेंस की एक हमारे बोर्ड की एक पॉलिसी है कि इंटरव्यू करना है तो इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो एक जनरली एक इंटेलिजेंस आपको देखते हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपका परफॉर्मेंस, आपका पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। आजकल जो है टाइम पिछले
2015, 16, 18 के बाद से टाइम काफी चेंज हो गया और काफी आईटी सेक्टर और वर्क स्मार्ट कल्चर आ गया। मोदी साहब जब से सरकार बनी है, तो स्मार्ट कल्चर की वजह से आजकल क्या होता है, काम में भी काफी स्मार्टनेस चाहिए लोगों को। कई हमारे जो एपीओ के हिसाब से भी, बाकी जो हमारे गेस्टेड ऑफिसर दूसरे भी एग्जाम हो रहे हैं, सभी जगह के बंदा स्मार्ट चाहिए, क्योंकि आजकल आईटी बहुत आ गया है। अपने पर्सनल डिपार्टमेंट में एचआरएस है, निवारण है, अभी रिसेंटली कैडर मैनेजमेंट आ गया, नई नई चीजें आ रही है। तो बंदा स्मार्ट होगा तो काम अच्छा चलेगा। स्मार्ट तो जनरली जो ऑफिसर होते हैं वो भी ढूंढते हैं कि बंदा स्मार्ट हो। हमारे टाइम पे भी स्मार्ट बंदे ढूंढे गए थे, यंग थे और आउटस्टैंडिंग बंदे आए थे। तो आपके भी अभी जो कमेटी का जो मेन फोकस रहता है कि बंदे स्मार्ट होने चाहिए, तो कोशिश है तो आप अपने आप को स्मार्ट साबित करो। हाँ, आप स्मार्ट हो, हो सकता है आपका सिलेक्शन, आपके कितने मार्क्स हो आया जा सकते हैं। इसलिए नेगेटिव मत सोचिए कि मेरे मार्क्स कम है, वो सब छोड़ दीजिए ऊपर वाले को। आपका एक ही काम है कि मैं अपने आप को स्मार्ट साबित करूं, उनको लगे कि नहीं यार ये बंदा जानकार है। और एग्जाम होते रहते हैं, पीछे एलडीसी भी होता है। अनफॉर्चुनेटली अभी ना हो तो एलडीसी में हो जाए या इसी में हो जाए, तो कभी भी सिलेक्शन होता है। लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस वहां होना चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू, बड़ा अच्छा होना चाहिए, एकदम पॉजिटिवली स्माइल करते हुए आप बात कीजिए। और एक अब मैं बात करता हूँ कि एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मैंने एक बात बोली थी, मैं अपना एक्सपीरियंस दे देता हूँ। मैंने जब 2012 में एग्जाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने किताब नहीं खोल के देखी थी, क्योंकि मैं बिजनेस में था, काफी बिजी था मैं शेड्यूल में। तो मैंने सिर्फ एग्जाम में, अगले दिन इंटरव्यू था, उस दिन रात को मैं बम्बई में रुका था किसी विजिलेंस ड्यूटी के चक्कर में। मैंने सिर्फ बोर्ड के 5 मेंबर, जैसे सीआरबी और जो मेंबर्स थे हमारे टाइम पे, सीआरबी, एफएनसीओ और 5 मेंबर, टोटल 7 लोग होते थे, उनके नाम मैंने पढ़े थे कि कहीं पूछ ले तो शर्मिंदगी नहीं होगी यार, ये नाम ही नहीं आता आपको। बाकी स्टैब्लिशमेंट के रूल तो जैसा अभी आपने देखा कि अभी जो भी जानकारी, वो जमाने जानकारी मेरे को 2011 में भी थी। तो और वही हुआ, उन्होंने पूछा मेरे से क्वेश्चन, तो मैंने बता दिए। एस्टेब्लिशमेंट का मेरा कोई इशू था नहीं, और बड़ा सिंपल कुछ क्वेश्चंस पूछे फॉर्मल में। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा आपको, ताकि लोग डाउट कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको सारे सब्जेक्ट अपने किए हुए हैं, तो अब वो ज्यादा टेंशन। हाँ, एक और मैं बता दूंगा कि अब ये नहीं कि आईआरएम, हम आईआरसी लेके बैठ गए और हम गोटा मारे हैं इंटरव्यू के लिए, ये गलत कर रहे हैं। एलडीसी पीछे आ रही है, अगर उसकी तैयारी करने के लिए आप आईआरएम आईआरसी अभी दोबारा पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। इंटरव्यू के लिए आपकी पढ़ाई जो हो गई, क्या पूछा जाएगा कुछ मालूम नहीं, इसलिए अब इंटरव्यू की बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर रफली आपको थोड़ा सा जाना है कि भाई एक बार हम देख लें कहीं रह नहीं जाए, तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया आपको, डीलिंग आप जो सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट्स के कनेक्शन में क्या क्या सब्जेक्ट डील कर रहे हैं, उस सभी डीलिंग के सब्जेक्ट में कुछ कुछ रूल्स आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। और एक मैं बताया था कि एपीओ का जो एग्जाम रखा दिया था आपने, अगर रेगुलर दिया था या सप्लीमेंट्री जो भी दिया था, उस पेपर में जो भी 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन है, उस किसी क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इवन जो क्वेश्चन आपका गलत गया है उसके क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता है। तो आपने जो पेपर दिया है, मैं तो कहूंगा सप्लीमेंट्री और रेगुलर दोनों पेपर को साथ में रख लीजिए, एक बार प्रिंट आउट निकाल लीजिए और एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए, क्या उसके बारे में उससे कनेक्शन कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि शायद पेपर उनके सामने रहेगा। और लकीली मैंने भी वीडियो बनाया हुआ दोनों में, तो आप मेरे वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि सारे क्वेश्चंस क्या है। कुछ क्वेश्चंस है मैं अकाउंट्स के में छोड़ दिए थे। सीपीओ जनरली पर्सनल के पूछेंगे, और अकाउंट्स के जो एफएनसी होंगे वो अकाउंट्स के पूछेंगे। तो आप अकाउंट्स के भी जो क्वेश्चन आए थे उनको जरा देख लीजिए, अकाउंट्स का थोड़ा देख लीजिए आप। और उसके बाद जो अगर आपको देखना है, तो रिसेंटली आरआरबी से जो सर्कुलर निकले हैं 2-3 साल में, यानी 2023 चल रहा है और 2022 और 21, ये 2-3 साल में एक मोटा मोटा देख लीजिए कि आरआरबी से क्या सर्कुलर निकले थे। इसमें जो मेन अभी जो दूसरा भी जो लेटेस्ट जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे एक तो अपग्रेडेशन हमारा आया हुआ है 1/12/2022 से। तो अपग्रेडेशन की क्या पॉलिसी, उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्या चल रहा है, क्या क्या होना चाहिए, वो पूछ सकते हैं। एमएससीपी के अभी दो रिसेंटली सर्कुलर आए थे, सब्स्टिट्यूट और कैजुअल लेबर को सर्विस नहीं काउंट करने का। तो लेटेस्ट क्या सर्कुलर क्या चल रहा है वो आप थोड़ा देख लीजिए, जो सर्कुलर आया है उसमें क्या क्या चल रहा है आपका। एक जो फेवरेट सब्जेक्ट जनरली में देखा हेडक्वार्टर में सीपीओ वगैरह था, वो होता है कि क्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ पोस्ट का। तो उसके बारे में जरा देख लीजिए, नहीं मालूम है थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि 2020 के आसपास जो है बैन हो गया था सरेंडर क्रिएशन के ऊपर। उसके बाद एक सर्कुलर निकला था रेलवे बोर्ड ने कि क्रिएशन में बैन है, और किसके अप्रूवल से होगा, तो ये पूछ सकते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उससे कनेक्शन दो तीन सर्कुलर निकले, आप पढ़ लीजिए। 2021 के आसपास एक लेटर निकला था कि क्रिएशन में तो बैन है, लेकिन आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हो, अपनी जो भी पोस्ट है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन आप करा सकते हो दूसरी पोस्टों में, किसी भी डिपार्टमेंट में। तो वो 2021 में पहले 1 साल के लिए उन्होंने अलाउ किया बोर्ड ने, फिर बाद में फर्दर 1 साल एक्सटेंड किया, 2 बार किया, और फिर बाद में 2022 करीब अप्रैल में बोर्ड का चिट्ठी आया है कि जिसमें कहा गया है कि अब वो जो कंडीशन थी टाइम लिमिट, वो हटा दी उन्होंने।
कहा कि अब आप रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, और रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक क्लेरिफिकेशन और सितंबर में कुछ आया था, किसी पर्टिकुलर किसी रेलवे को उन्होंने दिया था, जिसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट है, मतलब आपको स्टेट तो नहीं कर रहे हैं, कोई पोस्ट है जो आपको अनयूज पोस्ट है, उस पोस्ट को आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप रिडिस्ट्रीब्यूशन लेकर ले जा सकते हो। और उसके लिए जो है आपको टाइम टाइम पहले 1 साल के लिए ले जा सकते थे, अब तो परमानेंटली ले जा सकते हो। और हाँ, ये जरूर था कि बीच में कुछ लोगों ने बोर्ड से क्लेरिफिकेशन मांगा था कि सर अगर हम 1910-1900 की पोस्ट ले जाके हम एक आध 42 ले, वहां बोर्ड ने मना कर दिया कि आप रिडिस्ट्रीब्यूशन होंगे जो सेम ग्रेड में होंगे, यानी 1800 तो 1800 होगा, और 2400 2400, 4200 4200, अलग अलग ग्रेड में रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। ये क्लेरिफिकेशन आया था। ये 3-4 जो लेटर है आप पढ़ लीजिए कि जो हेडक्वार्टर में जो ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट जो पीएचडी होते हैं, उनको क्रिएशन वाले सब्जेक्ट, क्योंकि वो पर्सनल डिपार्टमेंट ही डील करता है और हर ऑफिसर को क्रिएशन सरेंडर में इंटरेस्ट होता है, तो वो जनरली कई बार पूछ लेते हैं क्रिएशन सरेंडर कनेक्शन में, वो आप देख लीजिए। इसके अलावा सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन मेरे ख्याल से आपने पढ़ ही दिया है, उसमें कुछ भी पूछा सकता है, किस तरह सिलेक्शन होता है, क्या एंटीसीपी वैकेंसी किस में लेनी है, आपको सीपीयू हो सकते हैं, और क्या क्या सिलेक्शन में हो सकता है, पैनल उसकी वैलिडिटी क्या है, रिफ्यूजल प्रमोशन में क्या है, समथिंग समथिंग सिलेक्शन से पूछ सकते हैं। लीव रूल डीआर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा कोई सा भी क्वेश्चन है तो डीआर के भी मेरे वीडियो काफी बने हुए, अगर डीआर का नॉलेज है। उसके बाद एसबीएफ के ऊपर भी हमारे सीपीयू सर का जनरली वेस्टर्न में तो मैं देखा है, जो हमारे टाइम में था सिर्फ काफी एसबीएफ सीएसपीएफ में क्या क्या फैसिलिटीज होती, वो मेरा थोड़ा वीक पॉइंट हमेशा रहा। तो मैं आपको बता दूं, अगर उसमें भी एसबीएफ में क्या कमेटी मेंबर होते हैं, यूनियन के कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एसबीएफ क्या क्या करती है क्या है, तो उसमें कई बार जनरल पूछते हैं। सीटीजी एचबीए, सीटीजी का भी हस्बैंड वाइफ दोनों है, तो इस तरह का क्वेश्चन सीटीजी एचबीए किस कनेक्शन पूछ सकते हैं। रिसेंटली अभी जो लेटेस्ट आया एनपीएस टू ओपीएस की पॉलिसी, बहुत रिसेंटली भी आई है, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं क्या कट ऑफ डेट है, क्या पॉलिसी कह रही है आपकी हल्की फुल्की। और रिसेंटली मोदी सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गति शक्ति, इस तरह की कुछ योजनाएं चल रही, काफी सारी योजनाएं अभी चल रही है, तो वो अभी लेटेस्ट क्या पॉलिसी है वो जरा सा उसको हल्का सा देख लीजिए आप। इसके अलावा सेटलमेंट से कोई बंदा काम कर रहा है या वेलफेयर इंस्पेक्टर वगैरह लोग जा रहे हैं, तो वो जनरली सेटलमेंट से और डिस्प्यूटेड केसेस में, दो वाइफ वाले केसेस में सेटलमेंट में क्या ग्रेजुइटी का क्या प्रोविजन है, वो कुछ नियम सेटलमेंट और सीजीए दोनों के मामले में पूछे जा सकते हैं। अगर आप पीआरटी डील करते हो, पीआरटी में सेलेक्ट सेलेक्ट सेटलमेंट होता है, हालांकि सीजे नहीं होता है, तो जनरली सीजे आपसे ना पूछे। लेकिन अगर पीआरटी है या डब्ल्यूएल वगैरह है, तो उनको सेटलमेंट और सीजीए दोनों से ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलाउंसेस, मेरे से क्वेश्चन याद आया, मैं पूछ लूं, मुझे पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि गजिस्ट्रेट ऑफिसर को सीईए मिलता है, बच्चों गजिस्ट्रेट ऑफिसर बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन मिलता है क्या, तो मैं भी एक सेकंड के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जनरली गजिस्ट्रेट का हम डील नहीं करते, हम नॉन गजिस्ट्रेट का बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में मास्टर सर्कुलर निकाला हुआ है, थोड़ा उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि मैंने भी काफी कुछ बातें बताई, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। एचआरए, ओ अच्छा, टीए और ओवर टाइम के बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इशू चल रहा था हमारे टाइम में राजकोट में, जहां कुछ अकाउंट्स ने ऑब्जेक्शन लिया था कि वहां पे कुछ ओटी और सीआर, मतलब एम्प्लॉय का ओटी बन रहा था, तो वो ओटी भी ले रहे थे और साथ में सीआर भी ले रहे थे, रेस्ट नहीं मिल पाया, और तो उस पीरियड का ओटी बना और सीआर भी बना, तो अकाउंट्स ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया था। जस्ट मेरे इंटरव्यू से कुछ टाइम पहले, तो जब मैंने बताया सर मैंने काफी रिकवरी कराई है इसमें उसमें, तो उन्होंने कहा अच्छा आप जरा राजकोट जाइए और वहां पे देखिए ओटी और सीआर दोनों ले रहे हैं। तो हालांकि जो एफएससी साहब थे उन्होंने कहा कि देखिए गलत है शायद। तो पहले तो कुछ बोला नहीं मैंने, क्योंकि बड़ी अथॉरिटी कुछ बोल रही है तो हमको सुनना ही है। फिर जब उन्होंने बात खत्म की और थोड़ा सा तो फिर मैं धीरे से उनसे परमिशन ली, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। तो बोले हाँ बोलिए सर। तो मैंने कहा सर मैंने एचईआर इंस्पेक्टर में काम किया हुआ है, और मुझे मालूम है, उस वक्त मुझे याद भी था रेलवे बोर्ड का एक 81 का सर्कुलर था, जिसमें कहा गया था, मैंने पहले तो बताया कि सर ओटी की ये डेफिनेशन है कि कोई भी आदमी बियॉन्ड रोस्टर काम आवर्स काम करता है, तो देन ही इज एलिजिबल फॉर ओवर टाइम अलाउंस, एंड अकॉर्डिंगली इफ हर वीक में एक रेस्ट देना है अंडर एचओआर, तो किसी कर्मचारी को रेस्ट अगर नहीं मिलता है तो उसका एक सीआरडीएल होता है। वो सीआर भी विद इन आपका एवरेजिंग पीरियड, अगर सी है तो 14 दिन और ईआई है तो 7 दिन में उसको रेस्ट सीआर देना ही है उसी एवरेजिंग पीरियड में। अगर वो नहीं दे पाते तो फिर वो सीआर उसका ड्यू होता है, सीआर को देना ही पड़ेगा। तो अगर किसी वजह से किसी एवरेज पीरियड मतलब सी क्लास में कोई एम्प्लॉय काम करता है, 14 दिन के अंदर रेस्ट के दिन, हमने दोनों रेस्ट के दिन हमने उससे काम ले लिया और हमारे पास मेन की पोजीशन ही नहीं रही, हमारा मेन पावर नहीं था, हम रेस्ट नहीं दे पाए उसको, फिर 14 दिन के बाद फिर हम रेस्ट नहीं दे सकते, फिर हमारा सीआरडी होता है, तो 14 दिन के बाद ना ओटी हम सी ऑफ दे सकते हैं, खत्म कर रहे हैं। तो सर इसके मामले में दोनों ही मिलता है, मेरे पास पॉलिसी भी है, 1981 की सर्कुलर है। और फिर मैंने सॉरी बोला, सर सॉरी, मैंने आपकी बात, तो बोला नहीं नहीं अच्छी बात है, आपने हमको नई चीज सिखाई, बहुत गुड गुड बोला, खुश हो गए वो। तो मैं एक बात बोलूँ, ये नहीं कि हम कुछ, कई लोग तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्या रहे यार एफएससी बोल रहे हैं तो
मैं उनको किसी बात को काटना नहीं, आप अपनी बात आराम से रख सकते हैं। अगर उनकी नॉलेज का मैंने जैसे आपको बताया था, कई गलतियां मैंने निकाली अभी एग्जाम पेपर में भी, इवन मेरे से भी कई गलतियां हो रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई भी आदमी, कितनी बड़ी अथॉरिटी, वो गलत हो सकता है। लेकिन हाँ, आप बोलिए तभी जब आप 100% श्योर है। और उस वक्त भी पूछते सर शायद मेरी जानकारी ये है कि सर शायद ये है, बट आप कहें तो मैं कंफर्म कर बता दूं मेरी जानकारी में। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने अपनी बात रखी। और मैंने कहा था अपनी बात को जब भी रखिए तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ रखिए कि ये पॉलिसी है, और आप जो भी पॉलिसी आप बोले वहाँ पे उसमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए और आप वहाँ कंफ्यूज हो रहे हो जवाब देने में, तो फिर वो चीज थोड़ी सी गलत रहती है। तो मैं जनरली, आपने मेरा भी देखा होगा जो भी वीडियोस बनाया, तो मेरे को जो चीज मालूम है वो मालूम है, और जो चीज नहीं मालूम है वो बिल्कुल नहीं मालूम। ऐसा नहीं कि शायद मालूम है, वो कंफ्यूज, वो चीज गलत चीज है। इवन आप आगे भी जो तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी आ रही है और आगे भी, तो आप तैयारी इस लेवल की कीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको या तो आता है, या आपने कोई चीज पढ़ी है तो आपको नहीं आता। ये नहीं कि पढ़ा आने के बाद भी आप सोच रहे हैं कि शायद ऐसा है, तो फिर इसका मतलब आपकी तैयारी कम है, तो आपको तैयारी बढ़ाने की जरूरत है। तो मैंने हमेशा तैयारी इस तरह की है कि कोई क्वेश्चन या तो मुझे आता है या नहीं आता है। तो इस्टेब्लिशमेंट 100% तो किसी को भी नहीं आता है। तो आप भी वहां अभी भी अगर तैयारी करनी है आपको, तो आप जो सब्जेक्ट आपको लगता है कमजोर है, तो उसको एक बार देख लीजिए और बिल्कुल उसमें कॉन्फिडेंट रहिए। जो भी जवाब देना है, नहीं आता आपको, डाउट है, तो आप उसको बोलिए सर सॉरी मुझे नहीं आता है, लेकिन जवाब में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और कॉन्फिडेंस दिखेगा तो फिर वो आपको मार्क्स अच्छे देंगे। और मैं एक और बात बता दूं कि सिलेक्शन होना नहीं होना अलग इशू है। आपका प्रेजेंटेशन, जवाब देने का तरीका और आपका कॉन्फिडेंस, और जो जवाब पूछे जाने हैं वो इस तरह का होना चाहिए कि कई बार जैसे मैंने बताया, मैंने भी इंटरव्यू लिया है, तो आपके जवाब से वो खुश होना चाहिए, उनको लगना चाहिए ये बहुत बंदा है। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कहा सपोज सीनियरिटी, आपका नंबर नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, तो उनको अफसोस होना चाहिए कम, अरे यार ये तो बड़ा स्मार्ट बंदा है, इतना अच्छा बंदा है, इसको हम ले नहीं पा रहे क्योंकि इसका सीनियरिटी कम है, सपोज अगर नेगेटिव बात। तो ये आपको प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि सामने वाले को अफसोस होना चाहिए कि अरे यार इतना स्मार्ट बंदा है, इतना अच्छा नॉलेज है इसको, और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम एलडीसी में देखेंगे इसको। तो इस तरह का आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपीयरेंस इस तरह का होना चाहिए कि सामने वाले को अफसोस हो जाए कि ये बहुत अच्छा बंदा हमको मिल रहा है। तो आप अपना रिजल्ट में देखिए जो होगा, लेकिन आपका जो इंटरव्यू होगा उससे उतने टाइम में आपका प्रेजेंस और आपके जवाब और आपका फेसिंग जो है, स्माइलिंग फेस, और जो आपका प्रेजेंटेशन इस तरह होना चाहिए कि सामने वाला भी आपसे खुश हो जाए, वो क्या बात है, क्या बंदा मिला है। इंटरव्यू कई तरह लोग होते हैं, तो आपका पर्सनालिटी और आपका अपीयरेंस बिल्कुल सामने वाला आपको फिदा हो जाए कि यार ये बंदा है बिल्कुल। कोई बात नहीं, रिजल्ट जो भी हो वो एक नियम के दायरे में है। जो बैठेंगे कमेटी, उनका भी कुछ रूल फॉलो करना है, किसको कितना देना है, 25 से ज्यादा दे नहीं पाएंगे, लिमिटेशन है। लेकिन वो खुश हो जाए कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा पीएफ विड्रॉल एक सब्जेक्ट है, क्वार्टर रिटेंशन, पास पीटीओ में कुछ भी पूछा सकता है। मेडिकल डिक्लेरेशन भी एक होता है, मेडिकल डिक्लेरेशन 13 नंबर चैप्टर, उसमें बहुत हल्का फुल्का ही ज्यादा देख लीजिए। दो तरह के मेडिकल डिक्लेरेशन होते हैं, एक पार्शियल एक फुली, उसमें क्या क्या करना है वो ज्यादा देख लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एनपीएस टू ओपीएस है अपना सेटलमेंट और मेडिकल डिक्लेरेशन भी, और जैसे मैंने बताया कि क्रिएशन सरेंडर, ऐसे मेडिकल डिक्लेरेशन केस भी बहुत आते हैं, और हर डिपार्टमेंट में एक रेगुलर फीचर है, तो इसमें भी कई बार पूछे जा सकते हैं। और अभी एक लास्ट में बताऊंगा कि एक तो रेलवे बोर्ड के मेंबर, जैसे बताया था, रेलवे बोर्ड में जो मेंबर्स हैं हमारे, उन सबके अपने, और जो फाइनेंस के जो मेंबर है और जितने भी हैं उनके अपने मेंबर्स के नाम कुछ तैयार कर लीजिए, पूछे जा सकते हैं। और आजकल जो आईटी के क्षेत्र में, जैसे एचआरएमएस, लिम्स, निवारण, सीपी ग्राम, जितने भी आईटी के हमारे फोल्डर है, आई पास आ रहा है, सब चीजें हैं, अभी जितने भी आईटी से कनेक्टेड है, उसके बारे में भी आप जो है थोड़ा सा अपडेट रखिए। क्योंकि आजकल आईटी में बहुत ज्यादा, और अब रिसेंटली तो एचआरएमएस बहुत ज्यादा हमारा चल रहा है। और सेटलमेंट का क्या चल रहा है एचआरएमएस में, तो बता दूं आपको, एनआर केसेस अभी एचआरएमएस में, ओएनआर भी एचआरएमएस में नहीं है। कई लोग जो पीआईटी कर रहे हैं, या कई लोग ग्रुप साइड में, उनको टच नहीं है। तो एचआरएमएस में क्या क्या सब्जेक्ट डील हो रहे हैं, क्या क्या मॉड्यूल आ गए हैं, तो ये आपको निवारण क्या होता है, लिम्स क्या होता है, सीपीग्राम क्या होता है, सीए3 रेफरेंसेस क्या होते हैं, इस तरह के जितने भी आईटी से रिलेटेड है वो थोड़ा सा देखिए। क्योंकि आजकल आईटी से रिलेटेड काफी काम होता है, और ये चीजें मेरे ख्याल से सभी डिपार्टमेंट के जो गजेटेड ऑफिसर तैयारी कर रहे हैं वो सबके लिए आना चाहिए। और सभी के लिए ये तो कॉमन बात होती है कि आप अपना अपीयरेंस और अपना प्रेजेंटेशन बिल्कुल आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए, मेरा होगा कि नहीं कुछ, आप ये बस देखिए मेरा इंटरव्यू मेरा अच्छा होना चाहिए, सामने वाला खुश हो जाए मेरी बातों से, मेरे नॉलेज से, इतना आपको सोचना चाहिए। बाकी रिजल्ट जो है वो मेरे ख्याल से तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, विधि का विधान है, जो होना होगा होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ मैंने बताया है रिटर्न एग्जाम हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमको मेहनत पहले से करनी है। इंटरव्यू के लिए आपको कॉन्फिडेंस, जो आपने रिटर्न की मेहनत की वही नॉलेज आपका अभी इंटरव्यू में दिखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। जो आपके पास अभी करंट में नॉलेज है उसको कितना अच्छा आप वहां पे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कितने ईमानदारी से,
अपनी बात को रखिए, ईमानदारी ज़रूर दिखाइएगा और बस मैं इतना ही कहना था। मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बातें मैंने कर दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो, हालाँकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश की, कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइए और सबको शुभकामनाएँ। और आखिर में बस एक ही बात बोलूँगा आपको लास्ट में, बस यही कि अपना प्रेज़ेंटेशन, क्वेश्चन आता नहीं आता, जो आपको क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से उसको मत डिफाइन कीजिए, अच्छे से उसको बताइए, डिटेल में समझाइए उनको, जैसे उनको कुछ भी नहीं आता ये मान के पूरी बात बताइए। जैसे ये रूल है, कंजूसी मत कीजिए बताने में, और जो आपका नॉलेज है वो आपके दिमाग में है, वो यहाँ से आपको सामने वाले के बताना है कि सर मेरे को इतना नॉलेज है। वो आपको उसको साबित करना है कि हमको कितना नॉलेज है, वो जरूर बताइए और कोई संकोच मत कीजिए और सब अच्छा होगा। थैंक यू।